हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और ज़ोरदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जेपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और काफ़ी कम समय दिया गया है। ठीक है, आप लोगों के पास मात्र 45 डेज़ का समय है, मात्र 45 दिनों का समय आप लोगों को दिया गया है। तो इन 45 दिनों के अंदर में ही आप लोगों को जेपीएससी का प्री एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है, तो ये 45 दिन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और आप लोग अगर बेहतरीन रणनीति के साथ जेपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, एक टाइम मैनेज करके, ठीक है, एक अच्छे सूटेबल रूटीन बना करके अगर आप चीज़ों को मैनेज करते हुए अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, तो आप कम समय में भी जेपीएससी का प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बशर्ते आप लोगों को एक सूटेबल जो है बहुत ही बेहतरीन टाइम मैनेज करनी होगी, क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है, सिलेबस काफ़ी लंबा है जेपीएससी का और समय काफ़ी आप लोगों के पास कम है। जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे उसको तो उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है, जो शुरुआत करने वाले बच्चे हैं, उसको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास समय कम है और चीज़ें बहुत ज़्यादा कवर करने का है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो शुरुआत करने वाले बच्चे हैं उस वो जो है जेपीएससी प्री क्वालीफाई नहीं करते, बिल्कुल क्वालीफाई कर सकते हैं। बस आपको एक सूटेबल, एक इफ़ेक्टिव क्या करना है, स्ट्रेटजी बनाना होगा, प्लान बनाना होगा और टाइम को मैनेज करते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है, जितना हो सके आप सिलेबस को सामने रखिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए, तो आपको रिजल्ट जो है 100% आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ जितना भी कंप्लीट क्लास है उसका मैं जो है अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया हूँ। ठीक है, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, हाईलाइट के तौर पे, ठीक है, एक इसको हम बस बता सकते हैं क्विक रिवीजन। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, क्विक रिवीजन हम कह सकते हैं कम समय में। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो भी जो है काफ़ी आप लोगों को जेपीएससी के एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर फॉर्म में आप लोगों को वीडियो मिलने वाला है। आपका चाहे साइंस हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, तो ये सारे सब्जेक्ट्स का जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन फॉर्म ऑफ वन लाइनर आप लोगों को वीडियो मिलेगा डेली बेसिस पे। इसीलिए आप जो नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि लोगों को भला हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो पहला है श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है। ठीक है, श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की मात्रा कितनी होती है, तो 4%। कितनी होती है, 4%। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कि जब हम लोग सांस लेते हैं यानी इनहेल करते हैं, इनहेल करना मतलब सांस लेना और एक्सहेल का मतलब होता है सांस छोड़ना। ठीक है, इनहेल और एक्सहेल के बारे में आप लोगों को बता दिया था। तो इनहेल में क्या होता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं उस टाइम ऑक्सीजन का जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा होता है वो होता है 0.03%। कितना होता है, 0.03%। लेकिन जब सांस छोड़ते हैं, ठीक है, उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो 4% होती है। कितनी होती है, 4%, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं। ज़्यादातर जो कीट होता है वो किस तरीके से श्वसन प्रक्रिया अपना करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा श्वास नली प्रणाली के द्वारा। क्या है, श्वास नली प्रणाली के द्वारा। अब नेक्स्ट है शीत निद्रा के दौरान मेंढक किस अंग से श्वसन करता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं शीत निद्रा का मतलब होता है कि गहरी नींद वाली अवस्था। जैसे कोई जानवर होता है या कोई पशु होता है जैसे सांप, मेंढक, ये क्या करते हैं अपने गुफे में ठंड के दिनों में गहरी नींद में सोते हैं। ठीक है, नमी वाले इलाके में, नमी वाले जगह में, ज़मीन के अंदर में गहरी नींद में सोते हैं। तो गहरी नींद वाली अवस्था को ही शीत निद्रा कहते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि शीत निद्रा के दौरान जब मेंढक गहरी नींद में सोया हुआ रहता है तो उस टाइम अपना श्वसन कैसे करता है, किस अंग से करता है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है त्वचा। इसका सही जवाब क्या होगा, त्वचा। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंढक जो होता है जब गहरी नींद में होता है तो वो त्वचा से यानी अपने स्किन से सांस लेने का काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं, तो यातायात पुलिस जो होती है, ट्रैफिक पुलिस, वो क्या करती है, उसको चेक करती है कि उसके बॉडी में कितना अल्कोहल का मात्रा है। तो इसीलिए देखते होंगे कि जो ट्रैफिक पुलिस होती है उसके पास एक डिवाइस होता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इसी के मदद से उन लोग अल्कोहल को चेक करते हैं कि उसकी बॉडी में कितना मात्रा अल्कोहल है। जैसे देखते होंगे कि जो ड्राइवर लोग होता है दारू पी के चलाता है, शराब पी के चलाता है, तो ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, उस मशीन को जो है उसके मुंह के सामने ले जाता है और सांस छोड़ने के लिए कहता है। जब सांस छोड़ता है तो उस मशीन क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। वो मशीन जो होता है बता देता है कि इसके बॉडी में कितना अल्कोहल है। तो कौन सा मिश्रण होता है, ठीक है, तो जो होता है किस मिश्रण का इस्तेमाल करते हैं, तो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। याद रखिएगा कौन सा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। अब नेक्स्ट बात करते हैं श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। ठीक है, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं उस टाइम ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब सांस लेते हैं, ठीक है, जब इनहेल करते हैं उस टाइम ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो होती है 21%। और जब एक्सेल करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं उस टाइम जो होती है 17% होती है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 17% होता है। यहाँ देख रहे होंगे 4% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है। तो ये 4% ऑक्सीजन जो है, 4% जो ऑक्सीजन है, ये रेस्पायरेशन प्रोसेस में क्या होता है, रेस्पायरेशन प्रोसेस में यानी एनर्जी बनाने में क्या होता है, यूज हो जाता है। तो याद रखिएगा कितना होता है, 17%। ठीक है, अब नेक्स्ट है श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है आरबीसी। ठीक है, इसका जो सही आंसर क्या है, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स। रेड ब्लड कार्पल्स ही है जो श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती है। ठीक है, जो अवायवीय श्वसन होती है, ठीक है, किसको बोलते हैं, जो अवायवीय श्वसन होते हैं उसमें ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो लैक्टिक अम्ल में। ठीक है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि लैक्टिक अम्ल में जब हमारे बॉडी में लैक्टिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा होने लगती है तो क्या होता है, हमारे बॉडी में थकान, अकड़न, पीड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों होता है, लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है। जब हम लोग भोजन करते हैं और भोजन को चबाने के बाद जब उसको हम लोग निगलते हैं, अंदर ले जाते हैं, तो उस टाइम श्वसन मार्ग यानी ट्रैकिया में किस अंग द्वारा वो बंद हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है एपिग्लाटिस। क्या है, एपिग्लाटिस। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर है रुधिर द्वारा। याद रखिएगा रुधिर द्वारा जो है फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, याद रखिएगा क्रेब्स चक्र जो होती है, क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, सेल में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, सेल में। इसी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है। ऑक्सीश्वसन जिसे एरोबिक रेस्पायरेशन कहा जाता है, तो इस क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है। ठीक है, एरोबिक रेस्पायरेशन जो होती है वो कोशिका के किस भाग में होती है, तो इसका जो सही आंसर है कोशिका द्रव या माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होती है, कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में जो है एरोबेरिक रेस्पायरेशन होता है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरोबिक रेस्पायरेशन जो होता है कोशिका के किस भाग में होता है, तो कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का समान चरण माना जाता है। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो जो है ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। दोनों स्टेप जो होता है इसमें होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है, तो एटीपी में। ठीक है,
क्वेश्चन बोल रहा है कि शोषण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, ठीक है, शोषण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो एटीपी के रूप में होता है। जैसे आप लोगों को बता चुका मैं कि जब ग्लूकोज का टूटता है, ग्लूकोज क्या होता है? कैटाबॉलिज्म होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, प्लस एनर्जी भी बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, प्लस जल भी बनता है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी का जो फॉर्मेशन होता है किस फॉर्म में होता है? तो एटीपी के फॉर्म में होता है। कितना एनर्जी बनता है? 686 किलो कैलोरी बनता है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, याद रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट है, पहाड़ों पर रहने वालों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है, ठीक है। जो पहाड़ों पर रहते हैं उसकी आरबीसी की जो संख्या होती है, रेड ब्लड कार्पल्स की जो संख्या होती है, अधिक होती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है, ठीक है। वायु पर क्या होता है? पहाड़ पर क्या होता है? वायु कम संघनित होती है, यानी वायु की मात्रा कम पाई जाती है। ऑक्सीजन जो है ऊंचाई में कम पाया जाता है। इसीलिए देखते होंगे कि जब आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं, ठीक है, जैसे पहाड़ों के ऊपर आप जब चढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं तो आपका सांस फूलने लगता है। क्यों? आप लंबे लंबे सांस लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर जो है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो है ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है और उतना सप्लाई नहीं हो पाता, इसीलिए लंबा लंबा सांस हम लोग लेने लगते हैं। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? एनॉक्सिया कहते हैं। एनॉक्सिया या हाइपोक्सिया भी कहा जाता है। तो पहाड़ों पर रहने वाले में आरबीसी की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ में वायु कम संघनित होती है, ठीक है। वायु की जो मात्रा होती है ऊंचाई पर कम होती है। अब नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं। जब कार्बोहाइड्रेट और वसा का जब अंतिम उत्पाद क्या होता है? जब उपापचय होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं पायरुविक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस, याद रखिएगा, अवायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है। अब नेक्स्ट है, मानव शरीर दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? ठीक है, मानव में श्वास दर जो होती है प्रति मिनट कितना बार होता है? तो 12 से 15 बार। ये कहीं कहीं आप लोगों को 16 से 21 बार भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो डेटा है कभी कभी 12 से 15 बार भी दिखाया जाता है और कहीं कहीं पे आपको 16 से 21 बार भी दिखाया जाता है एक मिनट में, है ना। एक मिनट में आप लोगों को कभी कभी किसी किसी किताब में ये डाटा को भी दिखाया जाता है, लेकिन ये डाटा जो है एनसीईआरटी में दिया गया तो आपको इसको सही माने। एक मिनट में श्वास दर जो होता है, श्वसन रेट जो होता है कितना होता है? 12 से 15 बार। यानी एक मिनट में हर व्यक्ति कितना बार सांस लेता है? 12 से 15 बार। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के जो एंजाइम होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? इसका जो सही आंसर होगा कोशिका द्रव में। क्या है इसका जो सही आंसर होगा? कोशिका द्रव में पाया जाता है, जिसको साइटोप्लाज्म भी बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म, याद रखिएगा। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, HbO2 बनाता है। तो वही पूछ रहा है कि किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? तो ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम के कारण। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने के कारण जो है ये कंडीशन होता है। अब नेक्स्ट है, फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? ठीक है, फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो सक्रिय ट्रांसपोर्ट द्वारा। फेफड़ों की कोशिकाओं में जो गैसियों का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, वो किस प्रकार होता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट द्वारा, जिसको पोन्स बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा तथा पांस में, ठीक है, याद रखिएगा।
मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ होता है? मॉड्यूला ऑब्लिगेटा तथा फाउंस में होता है। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो फेफड़ों के ऊपर का जो झिल्ली होता है, ठीक है, फेफड़ों के ऊपर का जो ऊपर वाला परत होता है वो जो है किसका बना होता है? तो आप लोगों को बता चुके हैं प्लूरा मेम्ब्रेन्स होता है। क्या होता है? प्लूरा मेम्ब्रेन्स जिसे बोला जाता है, प्लूरा झिल्ली जिसे बोलते हैं ना, तो याद रखिएगा। अब है सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड की परिवहन किस रूप में होता है? ठीक है, सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में। ठीक है, बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा परिवहन होता है। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? तो 24 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो 2। ग्लाइकोलाइसिस चरण में, ग्लाइकोलाइसिस स्टेप में 2 अणुओं का शुद्ध लाभ होता है, 2 अणुओं का ही लाभ हो पाता है। अब बात करते हैं फर्मेंटेशन यानी किण्वन। किण्वन की विधि से ही क्या किया जाता है? शराब बनाया जाता है ना। किण्वन विधि जो है जिसे फर्मेंटेशन प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। तो फर्मेंटेशन जो है, फर्मेंटेशन के मदद से ही क्या किया जाता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही क्या बनाया जाता है? शराब बनाया जाता है, यानी अल्कोहल जो पीने वाला जो होता है ना शराब, वो। तो किण्वन फर्मेंटेशन अर्थात अनॉक्सी शोषण, ठीक है, अनॉक्सी शोषण इसको कहा जाता है क्योंकि ये जो होता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। अनॉक्सी शोषण किसे कहते हैं? ये जो होता है अब्सेंस ऑफ O2 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है इसमें नहीं, ऑक्सीजन जो होती है नहीं होती है, तब जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। और इसका खोज करने वाला कौन था? लुईस पास्चर। इसीलिए यही पूछा है कि फर्मेंटेशन अनॉक्सी शोषण की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो लुई पास्चर ने। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त, ठीक है, फेफड़ों तक जो गंदा रक्त होता है, जो गंदा ब्लड होता है, किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी, ठीक है, किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा जो है गंदा रक्त यानी अशुद्ध ब्लड फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस शिरा द्वारा। याद रखना, फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त जो है बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस शिरा द्वारा पहुंचाया जाता है, जिसे जिसे पल्मोनरी वेन भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है श्वसन गुणांक, रेस्पिरेटरी कोशेंट का मापन किस यंत्र से किया जाता है? ठीक है, जो रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है उसका मापन किस डिवाइस से किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ज्ञानांग श्वसन मापी। क्या कहा जाता है? ज्ञानांग रेस्पिरेट्रोमीटर, यानी ज्ञानांग श्वसन मापी द्वारा जो है रेस्पिरेटरी कोशेंट को मापा जाता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या एनॉक्सिया कहलाता है, ठीक है। अपोक्सिया या एनॉक्सिया वाली कंडीशन कब होती है? जब हम लोग ऊंचाई वाले जगह पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है कम होने लगता है ऊंचाई पर, जिसके वजह से हमें लंबे लंबे सांस लेने की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है हमारे बॉडी में कम हो जाता है और डिमांड बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारा बॉडी जो है थका हुआ महसूस करता है और लंबा लंबा जो है सांस लेने लगता है। तो इस कंडीशन को हाइपोक्सिया या एनॉक्सिया कहा जाता है। याद रखना, हाइपोक्सिया एनॉक्सिया वाला क्या कहते हैं, क्या कंडीशन होता है? यानी ऑक्सीजन का कम मात्रा होना ही हाइपोक्सिया एनॉक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो नाइट्रोजन, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जब हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उस टाइम क्या होता है? नाइट्रोजन जो होता है लेने के दरमियान जब सांस लेते हैं उस टाइम भी 78% होता है, और ऑट भी क्या होता है? 78% होता है। पूरा का पूरा जो है 78% जो है नाइट्रोजन हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी जो है इस बात का हैबिचुएट नहीं होता, आदत नहीं होता है कि नाइट्रोजन के फ्री फॉर्म को क्या करे? यूज करे। नाइट्रोजन का जो है हमारा बॉडी जो है सिर्फ और सिर्फ कंबाइंड फॉर्म में यूज कर सकता है, जिसे एमिनो एसिड, क्या है? एमिनो एसिड के फॉर्म में ही जो है हमारा बॉडी को नाइट्रोजन सिर्फ एब्जॉर्ब कर पाता है। बाकी अगर फ्री फॉर्म में हो नाइट्रोजन तो हमारा बॉडी उसको यूज नहीं कर पाता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब एक स्वस्थ व्यक्ति में हृदय धड़कने की औसत दर कितनी होती है? एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका हार्ट रेट जो होता है, हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, याद रखिएगा। ये तो था इम्पॉर्टेंट, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से।
आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें था जिसको हम ओवरव्यू कर सकते थे और हम लोगों ने किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।